Assalamualaikum, this is Moeed Peezada at the San Antonio Airport in Texas. बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है, नन्ना मुन्ना सा. मुझे सिंध के छोटे छोटे एयरपोर्ट जो अंदरूनी सिंध के हैं, सखर का एयरपोर्ट मुझे याद आ गया. मैंने अमेरिका में कभी इतना छोटा एयरपोर्ट जो है कोई देखा नहीं है. बहुत क्यूट सा एयरपोर्ट है. मैं यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ वाशिंगटन के लिए. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सैन एंटोनियो के खूबसूरत शहर के अंदर ख़ास करके रिवर वॉक के ऊपर बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए, लेकिन ऐसा टाइम जो है ढूंढते ढूंढते गुजर गया चंद पहर का कि मुझे उसका मौका नहीं मिल सका. अब जबकि मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, गुज़िश्ता 12-14 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं, यानी मेरे पिछले वीलॉग के बाद से जो डेवलपमेंट्स रूनुमा हुई हैं, उनके ऊपर मैं एक क्विक कमेंट जो है करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं. और इस वीडियो के आखिर में मेरी कोशिश होगी कि क्विक कमेंट जो है वो सैन एंटोनियो शहर के ऊपर भी मैं करूँ, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं. सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेवलपमेंट वो है जहाँ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान बिल आखिर तकरीबन 4 महीने और कुछ दिन के बाद अपनी बाकी बहनों के साथ, अलीमा के साथ और नौरीन के साथ और उज़मा के साथ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, अपने भाई से उनकी मुलाकात जो है वो हो जाती है. जनरल आसिम मुनीर को क्या उनके दिल में रहम आया, क्यों आया, कैसे उनका दिल पसीज गया, इसकी कोई मुझे समझ नहीं आई ठीक तरह से. बहरहाल अलीमा ने जो उसके बाद प्रेस टॉक की, उसमें ख़ुद उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट से बताया कि उनको बहुत खुशी भी हुई और वो तवक्को भी नहीं कर रही थी, और वो बड़ी ग्रेटफुल है कि जेल की इंतज़ामिया ने उनकी ये मुलाकात जो है वो करवा दी. लेकिन अलीमा खान ने जो मैसेज दिया और सलमान अकरम राजा जिनका इस्तीफ़ा एक बार फिर मंजूर नहीं हुआ, दोनों ने जो मैसेजेस हमारे सामने रखे इमरान खान की तरफ से और जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर पॉलिटिकल कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी वाला जो है वो बानी फाउंडर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ही की डिसीजन और जजमेंट को मानने से इनकार कर रहे हैं, जब इमरान खान ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें पार्टिसिपेशन का मतलब शरीफ जरदारी आसिम रजीम, बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को आप लेजिटिमाइज कर देंगे, बिकॉज ज़ाहिर है कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वही निकलेंगे जो जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है वो चाहेगी. लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी है, उसका ये फैसला अब तक सामने आया कि वो चाहते हैं कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में पार्टिसिपेट करें. और इसका पुराना जो एक डिक्टम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जो 1980 की दहाई से चला आ रहा है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, और फिर एक नई असम्बली मारज़ वजूद में आ गई थी, और बाद में कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नतीजे में पहुंची थी मौलाना बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में कि उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. उस वक़्त से पाकिस्तान की सियासत का जो मफरूज़ा है वो ये है कि आपको कभी भी सियासी मैदान जो है वो दुश्मन के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, एक वैक्यूम आपको नहीं देना चाहिए. अब ये और बात है कि इस वक्त के जो मरोज़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. यहाँ ये अंडरस्टूड है कि इलेक्शन का रिजल्ट किस किस्म का निकलेगा. उस वक्त इलेक्शन उस वक्त हालांकि पाकिस्तान में कभी भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन शायद नहीं हुए, लेकिन 1980 की दिहाई में इस किस्म के इलेक्शन नहीं हो रहे थे जिस किस्म के इलेक्शन अभी 8 फरवरी 2024 उसके बाद से करा के दिखाए गए. तो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. इसके ऊपर बहुत ही तफसीली आर्गूमेंट जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल ने एक दिन पहले प्रेजेंट किया था, जिसको मैंने भी बाद में डिस्कस किया था, और यही इस वक्त इमरान खान की भी दलील है. लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी स्ट्रोक पॉलिटिकल कमेटी वगैरह है वो इससे मानने से इनकार कर रही है. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है. मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और बड़ी सियासी जमात जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है, वहाँ कहीं जो की लीडर हो, नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो या बेनज़ीर भुट्टो हो, उनके फैसले को इस तरह से पार्टी जो है वो चैलेंज कर रही है. अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ. कहते हैं कि इमरान खान ने जो मैसेज है अलीमा खान साहिबा का, कि उन्होंने दोबारा ये पैगाम दिया है कि आप इस पर सलाह मशवरा करें, इसका फैसला करें, फैसला करके मेरे सामने इसे लेकर आएँ और तब ये चीज़ फाइनल होगी. तहम मैं सोचता हूँ, आप सब भी सोच सकते हैं कि इमरान खान से अगर मुलाकात इतनी मुश्किल है और बड़ी मुश्किलों से जो है अल्लाह अल्लाह करके इन सब लोगों की मुलाकात हुई है, तो ये जब कोर कमेटी की मुलाकात के बाद उनके सलाह मशवरे के बाद इमरान खान से मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, किन सर्कमस्टांसेस में होगी, बिकॉज मुलाकात की जो कुंजी है वो तो उन्हीं साहब के पास है जो बाकी सारी भी सारा का सारा शो जो है वो रन कर रहे हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं चाहूँगा इस पर आप लोग कमेंट करें. आप में से पहले भी पिछले वीलॉग के ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया और आप लोगों का भी इस्तदलाल यही था कि इस स्टेज पे पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. अब टू बी फेयर टू द कोर कमेटी स्ट्रोक पॉलिटिकल कमेटी के उनके आर्गूमेंट्स क्या हैं. एक आर्गूमेंट उनका मैंने देखा है अब तक सामने आया हुआ
اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ممکنہ ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، وہاں پر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر اسی طرح سے ہم بائیک آؤٹ کریں گے تو خیبر پختونخوا میں ہم سے سیاسی طاقت چھینی جا سکتی ہے، حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسمبلی کی کمپوزیشن چینج کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے جو میں نے دیکھا نہیں ان کی طرف سے، وہ آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پنجاب میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہمیں ایک لیجیٹیمیٹ حلالہ قسم کا موقع ملے گا موبلائزیشن کرنے کے لیے، لوگوں سے رابطے کرنے کے لیے، اور یہ ایک پولیٹیکل موبلائزیشن مومنٹ ہوگا، اس لیے ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جو کوئی بھی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں پہلے بھی لوگوں کو شک تھا کہ وہ ان کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں ہوگا، اس پہ بہت زیادہ اسپیکولیشن تھی، ان کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں ہوا. لیکن خاصا اینٹی کلائمیکس تھا جب سلمان اکرم راجہ نے وہاں سے باہر نکل کے ایک بڑا معصومانہ سا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بانی جو ہے انہوں نے میرا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا. کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سی آوازیں، ان کا یہ خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ کبھی بھی استعفے کے بارے میں سیریس نہیں تھے، وہ گرینڈ اسٹینڈنگ کر رہے تھے، لیوریج کر رہے تھے، ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی تھیں، وہ اپنی اہمیت کو ہے وہ جتا رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے خاصے کرٹک اور ناقد جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو تاہم بہت سے جو انہوں نے ٹویٹس کیے تھے اس میں انہوں نے بہت کھل کے واضح کیا کہ میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں، میں جاگیردار نہیں ہوں، میں کارخانے دار نہیں ہوں، میرے پورا خاندان جو ہے وہ بہت سنسیریٹی سے اس کاز میں کھڑا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں اس کی میں پیروی کرتا رہا ہوں. لیکن کوئی ایسی ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. جب میں نے پچھلا ویلوگ کیا تو اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں مکمل جو ہے وہ خاموشی تھی، کوئی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی. ایک اسپیکولیشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں چل رہی تھی کہ شاید محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ چپتی بھی سخت بات ان کو کہتی ہے. لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑی کھل کے اس کی وضاحت کی کہ میرے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور یہ میرے اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. وہ بہت اچھی طرح سے کیسز پریزنٹ کر رہے ہیں، میرے ان کے درمیان میں مکمل ہارمنی ہے. اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ اور وجہ جو ہے ابھی تک سلمان اکرم راجہ نے خود تو نہیں کہی، لیکن بہت سے جو پولیٹیکل مبصر یا میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ در حقیقت عمران خان کی ویژن کو کہ ہمیں ضمنی انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے اسے لے کر چل رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ پارٹی اس چیز کو مان جائے، وہ اسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے ریزسٹنس دیکھی تو ایز لیڈر آف دی پارٹی، ایز سیکرٹری جنرل جس کا کام ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرے، پارٹی کو لے کے چل سکے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اس اسٹیج کے اوپر الگ ہو جانا چاہیے بیکاز میں پارٹی کو پرسویڈ نہیں کر پا رہا کہ آپ کو ضمنی انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں. ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ نے جو بتائی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے ایز لیڈرز، چونکہ ان کے کیسز لڑے جا رہے ہیں، ابھی وہ اپنی پوزیشن پہ کنٹینیو کریں گے، ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی. تاہم اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں انہیں قائد حزب اختلاف ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی میں. مجھے عمران خان کی لاجک بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ایک مختلف قسم کی شخصیت ہیں، ان کی پروفائل مختلف ہے، ان کے اوپر شریف زرداری عاصم رجیم اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتا. اور پرانی سیاسی شخصیت ہیں، قداور شخصیت ہیں، ان کا ایک اپنا تانا بانا ہے، اور ان کے اوپر رجیم اس طرح سے دباؤ نہیں لا سکتا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی لیڈرشپ جو ہے اس کو گردن سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو دباؤ ڈالا جاتا ہے. ابھی فیصلہ حتمی نہیں ہوا، لیکن عمران خان ہیز میڈ ہز پوائنٹ ویری کلیئر. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست.pk نے کچھ اخبار جو کتابیں ہیں ان کی تصاویر اور ان کے ٹائٹلز سامنے رکھے ہیں اور کہا کہ عمران خان کو ان کی کتابیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ جن کتابوں کے ٹائٹلز سیاست.pk نے شیئر کیے ہیں کیا ایگزیکٹلی یہ وہی کتابیں ہیں جو عمران خان نے مانگی تھیں اور یہی کتابیں ان کو دی گئی ہیں، یا سیاست.pk نے کچھ ٹائٹلز اٹھائے ہیں دکھانے کے لیے کہ عمران خان کو کتابیں دے دی گئی ہیں، کس طرح کی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر یہی کتابیں عمران خان نے مانگی تھی اور یہی کتابیں عمران خان پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اور عمران خان کے درمیان میں ایک اسپرچل لنک ہے، بیکاز اس میں دو کتابیں جو ہیں ان کا تعلق، ایک مصطفیٰ اقول کی کتاب، ایک دوسری جو کتاب ہے میرا خیال ہے کینیڈی کی، ہیو کینیڈی کی، دونوں کا تعلق جو ہے وہ مسلم تاریخ اور مسلم تاریخ کے پولیٹیکل چیلنجز سے ہے. اور میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آخر مسلم تاریخ کے اندر کیا ایسا گناہ ہو گیا ہے یا کیا ایسی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے کرائسس کا شکار ہیں جو کرائسس ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو عمران خان بھی لگتا یہ ہے کہ انٹلیکچولی طور پہ ان ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
अब एक मैं क्विक पाकिस्तान के हवाले से और बात मैं कर दूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब सऊदी अरब में थे गुज़िश्ता 24 घंटों में, जहाँ OIC के एक समिट के हवाले से मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई, अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई और भी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई। इससे पहले आपको पता है कि वो 2-2.5 दिन बड़े भरपूर किस्म के बांग्लादेश में उन्होंने गुजारे हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया। बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन इस वक्त पॉलिसी है और जो फॉरेन एफर्ट्स हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने एक अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी अंडरटेक की है कि वो मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें कंपेल कर रहा है, परसुएड कर रहा है, पाकिस्तानी आर्गूमेंट रख रहा है कि जब सऊदी अरब जब भी इसराइल को रिकग्नाइज़ करेगा, वो पॉइंट आ जाएगा, तो बाकी ममालिक को कन्विंस करने में पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है कि उस स्टेज पे और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक को जिनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया में है, जिनका ताल्लुक अफ्रीका में है, बांग्लादेश है, इन तमाम ममालिक को इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहिए सऊदी अरब के बाद। अब ये बात जो है ये पॉलिटिकल एक स्पेकुलेशन भी हो सकती है, ये टोटली अफवाह भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि सिर्फ 6 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त इसराइल को रिकग्नाइज़ जिन्होंने किया हुआ है। एक तो तुर्की है जिसने 1948-49 में ही किया था, उस वक्त ईरान ने भी किया था, ईरान ने बाद में डी रिकग्नाइज़ कर दिया, नॉन रिकग्नाइज़ कर दिया इस्लामिक रेवोल्यूशन के आने के बाद। तुर्की के बाद फिर जिसने रिकग्नाइज़ किया उसमें जॉर्डन है, उसमें इजिप्ट है, उसमें मेरा ख्याल है मोरक्को है, और उसके अंदर बहरीन है, उसके अंदर UAE है, और इनके डिफरेंट लेवल के रिलेशनशिप में टोटल 6 ममालिक बनते हैं। और इस वक्त बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया, और ये इस वक्त जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसे रिकग्नाइज़ जो है वो करना है, और पाकिस्तान भी उसमें एक रोल प्ले कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल स्पेकुलेशन। अब क्विकली उन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे एक नज़र दौड़ाएं जिसके ऊपर तमाम दुनिया की निगाहें इस वक्त जमी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये वाज़ेह कर दिया है बात कि अगले चंद घंटों में, ये एक दिन में 27 अगस्त डेडलाइन है जहां डोनाल्ड ट्रंप की इजाफी 25% ड्यूटीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान की इंपोर्ट्स पे या अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे नाफिज़ल अमल होती हैं, इम्प्लीमेंट होंगी। और बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वैसे DHS का इसमें क्या रोल है, बड़ी अजीब सी बात है, मुझे इसमें तो कस्टम का रोल होना चाहिए था, किसी और डिपार्टमेंट। DHS जो है वो उस नोटिफिकेशन को अपलोड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके तहत हिंदुस्तान की मसनूआत और उसकी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे मज़ीद 25% ड्यूटी जो है वो आयद हो जाएगी। हिंदुस्तान को बड़ी उम्मीद थी एक दिन पहले तक कि कोई ना कोई ऐसा हल निकल आएगा अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, कि ऐसा नहीं होगा। अभी भी मुझे उम्मीद है कि शायद कोई ऐसा होता, लेकिन अब हम 26 अगस्त का दिन जो है वो आधा हो गया है, तो कल से सुबह ये ड्यूटीज़ जो हैं वो नाफिज़ल अमल हो जाएंगी। हिंदुस्तान में और अमेरिका में इस हवाले से बहुत सी बहस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को अमेरिका की सरकार, जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है, उसके बाहर मैंने कोई देखा नहीं कि इसको कोई सपोर्ट हासिल है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद हो रही है, और हिंदुस्तान के अखबारों में जो चीज़ें छप रही हैं तनकीद के अलावा, वहाँ ये चीज़ छप रही है कि इसका हिंदुस्तान की ओवरऑल जो GDP है, उसकी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, जो उसकी एक्सपोर्ट की अर्निंग्स हैं, वो कैसे मुतासर होगी। कहते हैं कि जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 87 बिलियन या 90 बिलियन के करीब है, और जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ जो बायलैटरल ट्रेड है वो गलबन $190 बिलियन का है, और उसमें खासे बेसिस पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, और हिंदुस्तान की जो उसकी इकानमी के ग्रोथ के जो अहदाफ थे वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं। और इशू यही बताया जा रहा है, अभी तक बार बार जो चीज़ छप रही है कि यहाँ पर जो बेसिकली पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ये डिस्प्यूट है वो कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट और ऑटो पार्ट्स की मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये, उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी तो ने अब एक तरह से जहाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने फार्मर का, अपने फिशरमैन का, अपने छोटे बिजनेसमैन का नुकसान जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं ज़ाती तौर पर इसकी प्राइस बर्दाश्त करूँगा, मुझे नुकसान होगा। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा। ये स्टैंड लेने से नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तहत के कोई ऐसा इकनॉमिक उनको लॉस हो जिसकी इम्प्लिकेशन नरेंद्र मोदी पे हो, अभी उन्हें कोई इस सूरत हाल से नुकसान पहुँचते हुए नज़र जो है वो नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तेज़ी से गुज़िश्ता 2 हफ्ते में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट 1971 के बाद जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान की 1971 में मदद करना चाहिए थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, कंट्रोल सा मीडिया होता था, लेकिन हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं वो इंतहाई गैर मकबूल थे। उसके बाद
इतनी तेजी से, जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में गैर मकबूल हुए। हिंदुस्तान के अंदर से बाज़ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों से मेरा जो एक वीडियो का क्लिप है जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चूतिया कह दिया था, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ है। वो वायरल सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हिंदुस्तान में किस किस्म की फीलिंग पाई जाती है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ से चीन और हिंदुस्तान, खास करके चीन, एक ग्रैंड स्टैंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन पहले चीन के एम्बेसडर ने जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था कि चीन हिंदुस्तान का साथ देगा, चीन हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान के ऊपर जो ड्यूटीज लगाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेयर हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़े सेरेमोनियल तरीके से, बहुत बड़े तरीके से एक ऑप्टिक्स शेप होंगे, जहाँ पर पहली दफ़ा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकट्ठे जो हैं अब वो चीन में पहुंचेंगे। वो कि मुलाकातें इनकी होती रही हैं, आखिरी मुलाकात एक बरस पहले रूसी के शहर काजान के अंदर हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ये इकट्ठे पहुंचेंगे। 7 बरस के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उनका वेलकम करेंगे। अब अच्छा, अगर एक तरफ ये है और मतलब ये जाहिर है कि एक ऐसे मौके पे ये सारी बौनहुमी हो रही है जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदी है, लेकिन हिंदुस्तान के लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार दी हिंदू के अंदर चीन से और हिंदुस्तान से एक एनालिसिस लिखा गया है और वो एनालिसिस आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो एनालिसिस ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऑप्टिक्स पॉजिटिव शेप हो रहे हैं, लेकिन चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में इस किस्म के मसाइल और कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पेचीदगियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता। कोई ज़्यादा ब्रेक थ्रू जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब चीन के फॉरेन मिनिस्टर, बड़े अच्छे ऑप्टिक्स थे उनके दिल्ली में, लेकिन जब 2 दिन हिंदुस्तान में गुजार के वो वहाँ से निकले तो सीधे अफगानिस्तान पहुँचे, जहाँ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी पहुँचे और वहाँ पर सीपेक की एक्सपेंशन टुवर्ड्स अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी हिंदुस्तान मुखालफत करता है। फिर उन्होंने कहा वहाँ से पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ से हिंदुस्तान के ज़ख्म हरे हो गए, बिकॉज पाकिस्तान में उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकात की, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने, और चीन ने, जिस तरह से हिंदुस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान की भरपूर मदद की है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का जो जवाबी ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अगर चीन, हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए इस तरह की मदद ना करता, इस तरह का इक्विपमेंट ना देता, तो हिंदुस्तान को जो ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ी है वो नहीं हो सकती थी। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस जो है चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती। एक और इशू जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि ऑप्टिक्स के तौर पे तो ये सारे ममालिक ब्रिक्स के अंदर, ये SCO में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि अमेरिकन एनालिस्ट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं कि SCO हो या ब्रिक्स हो, ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल एसोसिएशंस नहीं है। ये ग्रैंड स्टैंडिंग होती है, ऑप्टिक्स होते हैं, इनके दरमियान आपस में कोई इंटरनल कोहेजन नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है, ये किसी चीज़ पे इत्तफाक नहीं कर सकते। और उसकी एक एग्जांपल देखने में इस वक्त ये भी आ रही है कि ब्रिक्स से मसलसल एक करेंसी की बात तो हो रही है कि डॉलर के मुकाबले में एक ब्रिक्स की अपनी करेंसी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और बहुत से ममालिक मल्टी करेंसी यूज़ में बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं हम अपनी अपनी करेंसीज़ को यूज़ करें, कोई एक सिंगल करेंसी ना हो। जबकि चीन जो है उसके बारे में खबर यह है कि चीन मसलसल की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज़ युआन जो है वो एक अल्टरनेट डॉलर की करेंसी के तौर पर ब्रिक्स में इस्तेमाल किया जाए। और ऑलरेडी ब्राज़ील और रशिया जो हैं वो अपना जो ट्रेड कर रहे हैं चीन के साथ, वो युआन के अंदर कर रहे हैं। और कुछ खबरें ये भी हैं, बाज़ दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को भी मजबूर किया कि पाकिस्तान जो है वो युआन को इस्तेमाल करे ट्रेड के लिए। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि चाइना चाहता है कि ब्रिक करेंसी में उसकी डोमिनेशन हो, युआन की डोमिनेशन हो, हिंदुस्तान का उस पर इतफाक़ नहीं है। और इस किस्म के बहुत से इश्यूज़ जो हैं ब्रिक्स एंड SCO कंट्रीज़ को एक दूसरे से जुदा रखते हैं। और यही अमेरिकन एनालिस्ट की जो असम्पशन है, उनका ख्याल ये है कि कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इनके आपस के डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं क्विकली इन तमाम चीज़ों के ऊपर मज़ीद बात करूँगा जब मैं वाशिंगटन पहुँचूँगा। मैं क्विकली कुछ आपको इमेजेस दिखाना चाहता हूँ इस खूबसूरत शहर के, सैन एंटोनियो के, जहाँ मैं पूरा एक दिन से था। मैं 20 बरस के बाद, तकरीबन 22 या 23 बरस के बाद मैं सैन एंटोनियो आया। इस शहर की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, जैसे हर अमेरिकन पाकिस्तानी जो यहाँ रहता है वो वाकिफ़ है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई पाकिस्तानी अमेरिकन होगा जो 5-6 बरस से अमेरिका में है उसने सैन एंटोनियो का शहर ना देखा हो। इस शहर की जो बहुत मकबूलियत और खूबसूरती और अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए वो इसकी रिवर वॉक है, जो थी तो ग़ालिबन सदियों से ये रिवर वॉक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 20वीं सदी के वस्त में एक रॉबर्ट हैगमैन के नाम से, ये हुगमैन जो है एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया और बहुत खूबसूरत इसको वॉकवे में, रिवर वॉक में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की। लेकिन इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा भी, जिसके मैं इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बड़ा तारीखी शहर है।
اور میں اس کی تاریخ کی وجہ سے یہاں پہ آیا تھا. میں نے سڑکیں اس کی ناپنے میں وقت گزارا ہے. ٹیکسس میں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ یورپین سیٹلمنٹ کے اعتبار سے سین انٹونیو سب سے پرانا ہسٹورک شہر ہے. 20ویں صدی کے شروع میں 1901 میں یہ ٹیکسس کا سب سے بڑا شہر تھا. اتنی تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کی میکسیکن ہسٹری ہے, اسپینش ہسٹری ہے, اسپینش امپائر کی یہاں پہ ہسٹری ہے. یہاں بڑی امریکہ کی پرانی تاریخ جو ہے اور میکسیکو کی تاریخ جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے. اور اس کا جب شہر میں آپ پھرتے بھی ہیں تو آپ کو ایک ادر دین امریکہ فیلنگ ہوتی ہے. یہ ایک نارمل اسٹینڈرڈ امریکن شہر نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ایک اسپین کی فیلنگ ہوتی ہے, یہاں میکسیکو کی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے, پرانے یورپ کی آپ کو 19ویں صدی کی یورپ کی یہاں پہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے. اس وقت سب سے بڑا شہر جو ہے وہ ہیوسٹن ہے جو آئل رچ ہے, 7 ملین سے زیادہ اس کی آبادی ہے. سیکنڈ نمبر کا شہر ابھی بھی سین انٹونیو ہے. تیسرے نمبر کا ڈیلس ہے. چوتھے نمبر کا آسٹن ہے جہاں میں ایک دن پہلے موجود تھا. پھر اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. اب اتنا ہی. تھینک یو.